मित्रों नमस्कार। एक बार फिर बीपीवीएस क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। इसके पहले दीर्घ संधि और उसके बाद गुण संधि बता चुके हैं। एक बार फिर सरसरी निगाह से आप समझ लीजिए कि दीर्घ संधि में क्या हुआ था और गुण संधि में क्या हुआ था। दीर्घ संधि का सूत्र था आकाशमूले दीर्घात ह्रस्व या दीर्घ आयु रिलरी के बाद आयु रिलरी यदि कोई ह्रस्व या दीर्घ आयु रिलरी के बाद कोई भी सवर्ण आता है, ह्रस्व या दीर्घ सवर्ण आता है तो वह दीर्घ हो जाता है। फिर से एक बार यानी आयु रिलरी के बाद कोई भी ह्रस्व या दीर्घ आयु रिलरी आता है तो वह दीर्घ हो जाता है। उसके बाद गुण संधि। गुण संधि में क्या हुआ था, आज गुणा सूत्र है तो इसका मतलब ये हुआ था आया आ के बाद कोई भी असमान वर्ण ई आए तो आई ए आओ ओ आरी अर आओ आदि अल हो जाता है। फिर इसके बाद हम वृद्धि संधि पढ़ाए थे। वृद्धि संधि का सूत्र है वृद्धि रेचि। इसका मतलब ये हुआ था आया आ के बाद एच प्रत्याहार यानी ए आई ओ औ में कोई भी वर्ण आता है तो यदि आया आ के बाद ए आएगा तो ऐ हो जाएगा, ऐ आएगा तब भी ऐ हो जाएगा, और आया आ के बाद ओ आएगा तब भी अ हो जाएगा, और औ आएगा तब भी औ हो जाएगा। यहां तक हम पढ़ चुके हैं। मेरा मकसद ये होता है कि दोबारा रिवाइज कराने का मतलब ये होता है कि जैसे आप भूल गए हो तो फिर उसके बाद कुछ याद दिला देंगे तो जरूर वो याद हो जाएगा, क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं कि जब तक हम तुलनात्मक अध्ययन नहीं करेंगे, तुलनात्मक मतलब क्या होता है, तुलना किया जाता है एक दूसरे से। जब तुलना करेंगे तो ये हमारे दिमाग में हमेशा के लिए बन जाएगा। अब देखना है यण संधि। यण संधि का सूत्र है इको यणचि। इको यणचि आपको प्रत्याहार बता चुके हैं, यानी एक प्रत्याहार क्या है, अण प्रत्याहार क्या है और अच प्रत्याहार क्या है। एक प्रत्याहार में कौन कौन वर्ण आएंगे, यण प्रत्याहार में कौन कौन वर्ण आएंगे और अच प्रत्याहार में कौन कौन आएंगे। यदि जैसे देखा जाए कि इको यणचि सूत्र है जब यानी इक का मतलब इक प्रत्याहार के बाद कोई भी असमान स्वर आता है तो वह यण में बदल जाता है। अब देखिए इक बराबर क्या होता है। इक बराबर समझ लीजिए इक जो होता है इक प्रत्याहार में क्या आएंगे, ई उ री ली, ई उ री, और यह बदलना क्या है, या वा र ला, यानी किस प्रत्याहार में बदलना है, यण प्रत्याहार में बदलेगा। यानी जब नोट करिए, जब जब ह्रस्व या दीर्घ ई उ री के बाद कोई भी असमान स्वर
आए तो वह क्रमशः या वारल में बदल जाता है। अब देखिए, हमने कहा है कि जब ह्रस्व या दीर्घ एक प्रत्याहार यानी एक प्रत्याहार में ई उ री रे यानी ई उ री री के बाद कोई भी असमान वर्ण आए तो वह क्रमशः, जैसे एक क्रमशः लिखा है उसी प्रकार एक क्रमशः ई का या उ का वा रे का रा और रे का ला में बदल जाता है। जब ह्रस्व या दीर्घ एक प्रत्याहार का ई उ री री आए तो उसके बाद यदि कोई असमान स्वर आ रहा है तो असमान स्वर आए तो वह क्रमशः या वा रा ला में बदल जाता है। अब देखना है, आपको हम पहले बता दिए हैं कि श्रवण किसे कहते हैं, असवण कहते हैं। श्रवण को समान कहा जाता है, असवण को असमान कहा जाता है। श्रवण का मतलब मैं बता दिया हूं कि जिन वर्णों का उच्चारण स्थान एवं आभ्यंतर प्रत्न समान होते हैं वे वर्ण श्रवण कहलाते हैं। हम आपको उच्चारण स्थान में पढ़ा चुके हैं कि अकुह विसर्जनीय नाम कंठा इचु ईशानाम तालु। तो अकुह का मतलब जो आ अकुह का मतलब का खा गा अंगा और हा विसर्ग एक ही स्थान से निकलने वाले वर्ण हैं तो श्रवण कह रहे हैं। यदि अगर मान लो आ को ई में इचु ईशानाम तालु में करेंगे तो क्या ये श्रवण होगा? नहीं होगा, क्योंकि आ का उच्चारण स्थान कुछ है और ई का उच्चारण स्थान कुछ है। तो जो वर्णों का उच्चारण स्थान नहीं मिलता है वह मेरा असवर्ण कहलाता है। जैसे असवर्ण का मतलब यही हुआ, असवर्ण को असमान भी कहा जाता है। असवर्ण किसे कहा जाता है? को जिन वर्णों का उच्चारण स्थान एवं आभ्यंतर प्रत्न समान न हो तो उसे असवर्ण कहा जाता है। अब यहाँ पर मैंने स्वर भी शब्द का प्रयोग कर दिया है। स्वर का मतलब ये हुआ कि हम आपको ये बता चुके हैं पहले से ही कि जो यदि अगर स्वर संधि में पढ़ा रहा हूँ, मैं स्वर संधि पढ़ रहा हूँ तो उसमें स्वर के साथ स्वर ही आएंगे। व्यंजन बढ़ाएंगे तो व्यंजन के साथ स्वर और व्यंजन आएंगे और विसर्ग पढ़ाएंगे तो इसमें विसर्ग के साथ स्वर और व्यंजन आएंगे। तो इसलिए मैंने यहाँ पर स्वर शब्द का प्रयोग कर दिया। अब देखिए, एक प्रत्याहार के बाद बदल जा रहा है, यण में बदल जा रहा है तो इसमें स्वर भी कर दिया। अच प्रत्याहार में कौन वर्ण आएंगे? अच प्रत्याहार में सभी स्वर आते हैं। अच की संख्या कितनी होती है? अच की संख्या 9 होती है, जिसमें सभी स्वर आते हैं। इसमें सभी स्वर आएंगे तो इसमें क्या हो जाएगा? आ ई उ री रे क ए ओ एवं आए आओ, यानी आई उण ऋलिक एवं आयौच हाय वरट आई उण ऋलिक एवं आउच। मैंने बताया है कि स्वर जो है 4 सूत्रों से मिलकर बना है, 4 सूत्रों से मिलकर बना है। बाकी जो हल है, व्यंजन है, 10 सूत्रों से मिलकर बना है। शिव के महस्व सूत्र में 14 सूत्र हैं। इसलिए संस्कृत पढ़ने वाले मित्रों से मैं निवेदन करता हूँ कि जब कभी भी पढ़ाई करिएगा तो जब तक हम वर्णमाला से नहीं पढ़ेंगे तब तक मुझे बीच में समझ में नहीं आएगा, क्योंकि
संस्कृत एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जो कि आपको शुरुआत से पढ़ेंगे तभी वही चीज बीच में मिलेंगे। हमने स्वर व्यंजन पढ़ा तो स्वर व्यंजन इसमें मिल रहे हैं। मैंने उच्चार स्थान पढ़ा तो उच्चार स्थान यहाँ मिल रहे हैं। सवर्ण अस्वर्ण पढ़ा यहाँ पर मिल रहा है। प्रत्याहार मैंने बनाना सीखा तो प्रत्याहार पर पूरा संस्कृत व्याकरण ही है, तो प्रत्याहार बनाना किसे। उन्होंने कहा कि अच प्रत्याहार में न बढ़ाएंगे, न अच को स्वर कहा जाता है, जिसमें इसमें काम की बात यह है कि ई उ री री के बाद कोई भी असमान स्वर आए तो ई का या, उ का वा और री का रा, रे का ला में बदल जाता है। तो ई का या में, उ का वा में, री का रा में, रे का ला में बदल जाता है। अब देखना है कि इसमें 9 स्वर हैं, 9 में कौन से असमान स्वर हैं, कौन लोग समान स्वर हैं। भाई ई उ री री, ई का उच्चारण स्थान कुछ है, उ का उच्चारण स्थान कुछ है, इसका उच्चारण स्थान कुछ है और इसका कुछ है। तो इसका जो उच्चारण स्थान इसके स्थान पर आएगा तो वह ई के उच्चारण स्थान का नहीं आएगा, क्योंकि ई का उच्चारण स्थान तालु है, तो इसके स्थान पर कोई ऐसा वर्ण आएगा जो कि तालु से उच्चारण ना हो। उ का उच्चारण स्थान ओष्ठ है, तो इसके सामने जो उच्चारण स्थान सामने आएगा उसका उच्चारण स्थान ओष्ठ नहीं होगा, तभी तो असमान होगा। यदि अगर वही उच्चारण होता तो सवर्ण हो जाता, असवर्ण कहाँ होता। तो इसलिए इसको विशेष ध्यान देना है। दूसरी खासियत यह है, हम आपको ट्रिक भी बताएंगे। इसमें ट्रिक क्या होगा, यदि अगर ट्रिक में आप समझ लीजिए, मैं नीचे लिख दे रहा हूं, ये ट्रिक क्या है। ट्रिक ए है, यदि किसी शब्द में, नोट कर लीजिए, किसी शब्द में आधे अक्षर हो तो वह यण संधि ही होगा, मैंने इसके पहले एक ट्रिक मैंने बताया था, गुण संधि में ट्रिक बताया था कि यदि एक मात्रा किसी संधि में लिखा है, यदि शब्द दिया गया एक मात्रा लगा है तो गुण संधि होगा, यदि 2 मात्रा लगा है तो वहां वृद्धि संधि होगा। और यण संधि का ट्रिक है, यदि कोई शब्द दिया गया है उसमें यदि आधा अक्षर बीच में मिलता है तो वहां पर यण संधि आप समझ लीजिएगा। ये आपका ट्रिक है। अब देखिए, जैसे यदि धन आपी, अब देखिए यहां पर छोटी ई है, और धन आ जुड़ गया, ई का उच्चारण स्थान तालु है, आ का उच्चारण कंठ है, तो असमान हुआ कि नहीं। ई उ ली के बाद कोई असमान जुड़ा कि नहीं, क्योंकि इसका उच्चारण कुछ और है, इसका उच्चारण कुछ और है, तो इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, ई के स्थान पर क्या हो जाएगा, या हो जाएगा। तो क्या हम इसको हम यद्यपि कह सकते हैं, यदि धन अपि बराबर यद्यपि, यदि हम यद्यपि को हम ऐसने भी कर देंगे, यद्यपि कर देंगे तो क्या ए नहीं सही होगा, ए भी सही हो जाएगा। क्यों सही हो जाएगा, क्योंकि द आधा है कि नहीं है। फिर देखिए अब दूसरा उदाहरण है, जैसे इति धन आदि बराबर, यहाँ पर छोटी ई है और धन बड़ा आ जुड़ा है।
यहाँ पर बता देते हैं। ई और या जुड़ के या बन गया है। ई और या बन के या बन गया है। या बन गया है। ई है, ई उच्चारण स्थान कुछ और है, इसका उच्चारण और है, तो ई के स्थान पर या बना है। तो इतने को मिला करके कर दिए इत हो गया। अब बड़ा आए है तो बड़ा आ हो गया इत्यादि। इत्यादि इति धन आज बराबर इत्यादि। ठीक, जब परिवर्तन होगा तो यहीं पर परिवर्तन होगा, इसके अलावा कहीं परिवर्तन नहीं होता। जैसे देखिए सुधी, सुधी धन उपास्य, इसमें देखिए बड़ी ई है, बड़ी ई धन उ। अब तो यहां पर ई के स्थान पर या हो जाएगा। अब बाकी जो मात्राएं हैं ये तो मात्रा तो सिद्ध होगा ही है। या हो गया तो हो गया, इसका क्या हो गया बराबर शुद्धियो। शुद्धियो, शुद्धि कहां से हो गया, ए हो गया, या है या इसमें या में बदल गया, और जो उ जो है उ का मात्रा ए लग गया। शुद्धियो पास्यः, पास्यः, सुधी धन उपास्यः बराबर शुद्धि उपास्यः। फिर देखिए नदी धन ऊर्मी, यानी बड़ी ई धन बड़ा ऊ बराबर क्या हो जाएगा, ई में जुड़ रहा है तो यही हो जाएगा। तो इसको क्या होगा, नदी का हो गया नद्योर्मी। देखिए नद्योर्मी, हम नद्यू नद्यू कहीं या यू नद्योर्मी, नद्योर्मी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं। और जो विद्या वाला दया है इसको भी कर सकते हैं। फिर देखिए अगला उदाहरण, जैसे आभी धन उदयः बराबर, यानी छोटी ई धन उ बराबर क्या हो जाएगा, या बन जाएगा। ई के स्थान पर या हो जाएगा, क्योंकि इसका उच्चारण स्थान कुछ और है, इसका उच्चारण स्थान कुछ और है, इसलिए आसमान जुड़ रहा है। तो क्या हो जाएगा, अभ्युदयः, अभ्युदयः। अब देखिए अभी तक ई में आ जोड़ दिए, उ जोड़ दिए, री देखना है। अब री जोड़ना है, जैसे रे, जैसे मान लो रे धन आकृति ही, रे धन आकृति ही बराबर रे का क्या हो जाएगा, रे का ला हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यानी रे धन आ बराबर ला हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और ये मात्रा तो इसमें लगेगा ही, बाद में जब संधि कर देंगे तब। तो इसको ला कृति ही, ला कृति ही, रे धन आकृति ही बराबर ला कृति ही। फिर एक देख लीजिए उदाहरण, जो इंपॉर्टेंट उदाहरण होंगे वही उदाहरण लेंगे, उसके अलावा कोई उदाहरण नहीं देंगे। जैसे पितृ धन आज्ञा, पितृधन आज्ञा। अब इसमें पितृ है, पितृ माने क्या होता है, पितृ माने पिता होता है, पितृ मीन्स पिता, पितृधन आज्ञा बराबर पितृआज्ञा है, पितृ ए हो जाएगा।
पित्रे धन आज्ञा यानी रिही, रिह देखा, इसमें री है, धन आ बराबर क्या हो जाएगा, रा हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, रा हो जाएगा बराबर पित्राज्ञा, पितृ धन आज्ञा बराबर पित्राज्ञा। एक उदाहरण और देख लीजिए जो वो भी इंपॉर्टेंट है, जैसे आरती धन आचार बराबर, यहाँ पर ई है और धन बड़ा आ है, यानी ई आ के स्थान पर क्या हो जाता है, आ हो जाता है, तो बराबर अत्याचार, अत्याचार। इसमें कौन से एग्जाम्पल ज्यादा पूछे जाते हैं, इसमें यद्यपि हो गया, इत्यादि हो गया, एव हो गया, ए हो गया और ए हो गया, ए हो गया। जैसे पितृ धन आज्ञा बराबर पित्राज्ञा, तो वैसे हम एक उदाहरण और लिख सकते हैं कि मातृ धन आज्ञा बराबर मात्राज्ञा, मातृ धन आज्ञा आज्ञा यानी इसमें भी रिही धन आ जुड़ गया तो आ ही हो गया, रिह के स्थान पर रा हो जाता है, रा हो जाता है, रा हो गया तो हो गया मात्राज्ञा, मात्राज्ञा। इसलिए मित्रों जरूर समझ में आ गया होगा, ये आप फिर एक बार क्लियर कर लीजिए। जो एग्जाम्पल दिए गए हैं जिसमें हम चिन्ह लगा दिए हैं वो एग्जाम्पल बहुत ही महत्वपूर्ण है। समझ लीजिए, यण संधि इको यणचि, यानी जब ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व का मतलब छोटा और दीर्घ का मतलब बड़ा, जिसमें एक मात्रा का समय लगता है ह्रस्व स्वर कहलाते हैं, और जिसमें दो मात्रा का लगता है उसमें दीर्घ कहलाते हैं। यदि ह्रस्व या दीर्घ ई उ ली के बाद कोई भी असमान स्वर आता है तो ई का या, उ का व, री का रा और री का ला में बदल जाता है। फिर इसके बाद आप देख लीजिए कि ई का या, उ का व, री का रा और री का ला हो जाता है। दूसरी बात हम ट्रिक बता दिए हैं। ट्रिक में क्या बताए हैं कि यदि अगर एक मात्रा लगा रहेगा तो गुण समझिएगा, दो मात्रा लगा है तो वृद्धि समझिएगा, और बीच में यदि आधे गुण मिल रहे हैं, यदि किसी शब्द के बीच में यदि आधे वर्ण मिल रहे हैं, अक्षर मिल रहे हैं, तो आज ये आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप तुक्का लगाते समय यण संधि जरूर लगाइएगा। इसमें देखिए आधा ए हो गया, आधा ए हो गया, आधा ए हो गया, इसमें री तो है ही, इसमें देख लीजिए इसमें आधा हो गया। और कुछ नियम देखिए, ये तो तुक्का लगाने के नियम है, लेकिन यदि री का रा, री का ला, ये तो ध्यान देना ही है। लेकिन जो मैं ट्रिक बताया हूँ ये केवल तुक्का लगाने के लिए है, कि जैसे मुझे नहीं आ रहा है तो हम इस प्रकार समझ सकते हैं। इसलिए मित्रों आज का वीडियो यहीं तक रहेगा, आज तक का वीडियो यहीं रहेगा, और इसके बाद अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।